नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। साल 2015 अब लगभग बीत चुका है और नए साल की आमद की आहट हम सुन रहे हैं। देश देशांतर के इस खास एपिसोड में हम चर्चा करेंगे साल 2015 की बड़ी बहस नेट न्यूट्रलिटी को लेकर। जी हाँ, साल के बड़े हिस्से में हमने देखी साइबर जगत में छिड़ी ये जंग, जिस पर अभी भी लगता है एक राय नहीं बन पाई है। कहाँ खड़ी है अभी ये लड़ाई, क्या है आखिर इसके पक्ष, कैसे बचाई जाए नेट की आज़ादी और आखिर कौन करेगा इसका नियंत्रण। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे मेहमानों के जरिए। मेरे साथ रवि वी शारदा प्रसाद मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट टेलीकॉम कंसल्टेंट हैं। दूसरे खास मेहमान विनीत गोयनका हैं, को कन्वीनर बीजेपी नेशनल आईटी सेल के रह चुके हैं। मेरे साथ प्रकाश के रे मौजूद हैं, एडिटर हैं बरगद.org के। पवन दुग्गल मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और साइबर जगत के जानकार माने जाते हैं। और साथ ही निखिल पाहुआ मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। ये वॉलंटियर हैं SaveTheInternet.in के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन दुग्गल जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत करूं, ये बताइए कि फ़िलहाल इसको लेकर जो अलग अलग जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सूचना का अभाव है, फैक्ट्स का मिस रिप्रेजेंटेशन है, तमाम तरह का कन्फ्यूजन पूरे साल जारी रहा और लगता है कि साल के आखिर तक भी मामला सुलझा नहीं है। ये जो नेट न्यूट्रलिटी की जो डिबेट है, इस पर अभी हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, हम एक लगातार बहती हुई धारा के बीच के अंदर खड़े हुए हैं। अभी परस्पर चीज़ें बदल रही हैं और फिलहाल ये कहना कि चीज़ें क्लैरिफाई हो गई हैं शायद सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कारणवश है कि जो सिलसिला, जो बहस शुरू हुई थी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पेपर द्वारा, और उसके बाद जो ज़बरदस्त जन आंदोलन सा आया इस नेट न्यूट्रलिटी के बरखिलाफ, और फिर जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट का DOT का एक पेपर आया, तो अलग अलग दिशाओं पर हमें अलग अलग बातें सुनने को मिली। जहां एक और दिशा थी कि हाँ, हम नेट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाएं, वहां दूसरी ओर ये भी देखने में आया कि जब बहुत सारा जनता का प्रतिनिधित्व और उनकी भावनाओं को जब सामने रखा गया, तो सरकार ने कहा हम पुनः से इसका विश्लेषण करना चाहेंगे और एक विशाल तौर पर विस्तार से एक नई पॉलिसी लेकर आएंगे। अभी तक कोई पॉलिसी बनकर आई नहीं है और मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये साल 2015 एक ऐतिहासिक साल था। ये पहला ऐसा साल था जब भारतीय स्वतंत्रता के बाद किसी एक टेक्नोलॉजिकल पहलू ने भारतीय जनता की इमेजिनेशन को इस तरीके से कैप्चर किया कि उन्होंने अभिव्यक्ति करी अपनी चिंताओं को लेकर। क्योंकि अगर ये बात स्पष्ट है, अगर आम जनता, आम आदमी के टेलीफोन बिल अगर बढ़ जाएगा शायद कुछ थोड़े बहुत बदल करने के लिए, तो उसका वो लोग विरोध करेंगे। और सबसे बुनियादी बात, हम भारत के नागरिक हैं और हम भविष्य की ओर जा रहे हैं। हमारी अपनी प्रगति का जो मार्ग है वो सुनिश्चित है। हमें कौन डिटरमिन करेगा कि हमारी चॉइसेस इतनी ही होनी चाहिए? मुझे लगता है कि भारतवासी प्रीटी मच स्पष्ट हैं कि आप एक बार आपने इंटरनेट के अपने पैसे दे दिए कनेक्शन के, तो आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप इंटरनेट पर कहां जाना चाहते हैं, और वो आप जो दुनिया है सर्विस प्रोवाइडर की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहेंगे। तो मुझे लगता है ऐतिहासिक साल है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां अभी भी सामने हैं। जी हाँ, कई पक्ष इसमें सामने आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो होना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जो नौजवान हैं और अपने नए कारोबार शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स भी उन्हें कहा जाता है। और खासकर जो भारत में जो फिलहाल जो रूलिंग पार्टी है उसका ये कहना है कि डिजिटल इंडिया बनाना है भारत को। उसके दायरे में नेट न्यूट्रलिटी की डिबेट को हम कहाँ देख सकते हैं? विनीत गोयनका जी, ये बताइए कि फिलहाल जब बात ये हो रही है कि बहस महीनों तक चली है और अब तक चल रही है और लगता है कि और चलेगी अभी, इसमें ट्राई कहाँ खड़ा है और सरकार कहाँ खड़ी है? नहीं, सरकार का तो मानना बड़ा स्पष्ट है कि भाई नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। अगर आपने देखा तो मंत्री जी ने भी ये कहा था कि भाई नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट व्यू आए, इसलिए TRI को अधिकार दिया हुआ है। 6 लाख पत्र भी आए, आपने देखा कि 2 उसके ऊपर पेपर भी आ गए हैं। और उसके पीछे मानना है कि भाई सभी का पक्ष सुना जाए। ऐसे नहीं हो कि हम जो कह रहे हैं वही हो। मैं तो एक चैंपियन हूँ इस नेट न्यूट्रलिटी का, मैंने तो फाइट इसीलिए किया। और मेरे साथ में जो मेरे सहकर्मी थे भारतीय जनता पार्टी में, और आज जो सरकार में कई सारे लोग हैं, वो सबका मानना है कि भाई अभिव्यक्ति स्वतंत्रता उसका एक ये भाग होता है कि भाई स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो भाग होता है। और उसी में से ये होगा कि फ्रीडम ऑफ डेटा भी आएगा। अब कोई अलग फंडामेंटल राइट इसके लिए नहीं बनेगा, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच ही है। तो इसके ऊपर हमारा सबका मानना है कि नेट न्यूट्रलिटी हो, और उसके लिए सरकार काम कर रही है। नहीं, लेकिन इसमें कमर्शियल जो उसका पार्ट है, जो
बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो फ़ायदा है और या नुकसान है ऐसा ना करने पे, इसको कैसे नज़रअंदाज किया जाए, कैसे सरकार इसको रेगुलेट करने जा रही है? नहीं, ये तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि भाई हमने देखा होगा कि उबर आया है, उसके पास एक तरीका है लोगों तक पहुंचने का इंटरनेट से, और कल अगर आपके पास कोई बढ़िया तरीका है, अगर उसको आप लॉन्च भी करना चाहो तो आप, क्योंकि उबर को कम्पीट नहीं कर पाओगे, इसके लिए आप नहीं आएगा, यानी ओला छोड़ के कोई बाकी उसे कम्पीट नहीं करो, और ओला भी नहीं कर सकेगा ऐसा। इस तरह से छोटे छोटे जो सर्विसेज है ये भी फिर बाद में ये बायस हो जाएगी, इट विल बी समथिंग लाइक मोनोपोलिस्टिक थिंग, फिर हमारा भी यूएस जैसा एंटी ट्रस्ट वगैरह के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत क्लियर है कि भाई हमको कहीं से भी नेट न्यूट्रलिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन इसको लेकर शायद एक नुआंस्ड बहस की ज़रूरत है कि जिसमें बारीकियों में देखा जाए कि किस तरह से ये होना है। नेट न्यूट्रलिटी हमें नहीं चाहिए, ये हम जानते हैं कि हम मैं सिर्फ उसमें ऐड करता हूँ, आपने एक बहस की थी कि भाई इसका कॉस्ट कैसा आएगा। तो देखिए, इंटरनेट पहुँचाना लोगों तक आज तक कोई ऐसा ये नहीं था कि ये ज़रूरी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के नीचे आएगा ऐसा, लेकिन जो पिछले 7, 8, 10 साल में हुआ है कि इंटरनेट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ। अब वो एसेंशियल कमोडिटी नहीं होता है। ज़्यादा भारत इस्तेमाल कर रहा है इंटरनेट। 101 करोड़ लोग, यानी करीब करीब 42 करोड़ रूरल इंडिया से और करीब 51 या ज़्यादा करोड़ लोग अर्बन इंडिया से कर रहे हैं। और अब ये भी बहस नहीं है कि भाई फला ही समाज सिर्फ इंटरनेट यूज़ करता है फ़ोन पे। अब तो अगर आप जाओगे तो किसान भी इंटरनेट के द्वारा कई सारी चीज़ें लेता है, तो नेट करीब करीब कंपलसरी हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटरनेट, इसके ऊपर कई सारी बहस हो रही है। क्या भारत सरकार ने इस पर खर्चा करना चाहिए, क्या इसके लिए कोई इंसेंटिव्स ग्रांट्स देना चाहिए, ये भी चर्चा हो रही है। और नहीं हुई तो मेरे ख्याल से हम सब ने मिलकर वो करना चाहिए, क्योंकि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे टेलीकोस जो है, टीएसपी या आईएसपी जो है, ये जो कंज्यूमर के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कि सुनील भारती जी का स्टेटमेंट जो आया था कि भाई हम कॉस्ट कैसे करें उसके लिए, और कॉस्ट के नाम पे हम किसी को ये परोसे जो उसको जरूरत नहीं है, या वही परोसे जिसके कारण हमें नफा होता है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। देयर इज अ बैलेंस नीडेड। बिल्कुल। शाहिदा प्रसाद जी, ये बताइए फिलहाल कि बिहार के बिल्कुल ऐसे गांव में जहां की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पहुंचना भी मुश्किल है, वहां पर इंटरनेट पहुंच चुका है। वहां लोग जनरेटर की बैटरियों से जो है वो अपने फ़ोन चार्ज करके व्हाट्सएप के जरिए, एक पूरा रिवोल्यूशन भारत में देखा जाए आया है। ऐसे में जबकि इंटरनेट के महत्व को आम जनता समझ चुकी है, ऐसे वक्त में जो इंटरनेट को लेकर उसकी जो सामान जो बंटवारा है उसके लेकर जो बहस हो रही है, इसमें आप फिलहाल किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ऐसे वक्त में रेगुलेशन की कोई ज़रूरत है, एक कोई रेगुलेटर हमें चाहिए? हाँ, नहीं, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 अलग स्पष्ट विषय हैं और बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे आप बोल रहे थे, इन अलग स्पष्ट विषय पर। पहला विषय है नेट न्यूट्रलिटी, अंतर्जाल की निष्पक्षता। दूसरा विषय ये है कि ज़ीरो रेटिंग स्कीम्स जो निकल पे हुए, जैसे internet.org जो प्रेफरेंशियल एक्सेस देते हैं, अभिगमन, प्राथमिक अभिगमन देते हैं कुछ वेबसाइट्स के लिए, और बाकी वेबसाइट्स को थ्रॉटल करते हैं। और तीसरा विषय ये है, ये जो ओवर द टॉप एप्लीकेशंस हैं, जैसे जिनसे संदेश भेजा जाता है, और देयर लेवल प्लेइंग फील्ड, जो सेवा प्रबंधक थे, संचार सेवा प्रबंधक थे, जैसे व्हाट्सएप या स्काइप और सब पर ध्वनि के संदेश भेज सकते हैं, और ये कम्पीट करता है जिनका लाइसेंस्ड था वॉइस सर्किट्स, जैसे एयरटेल या वोडाफोन, या उनके ध्वनि के जो व्यापार है उससे कम्पीट करता है उसे, ठीक है। तो उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब ये पहला विषय जो है, जो अंतर्जाल की निष्पक्षता है, वो मैं बोलता हूँ कि प्रौद्योगिकी तौर से वो बिल्कुल बकवास है, क्योंकि जो जितने भी नेटवर्क्स हैं, तंत्र हैं आईपी के, ये प्रसंभावित तंत्र है, ये निश्चितार्थक तंत्र नहीं है। ये स्टोकेस्टिक नेटवर्क्स है, ये स्टेटिस्टिकल प्रोबेबिलिस्टिक नेटवर्क्स हैं, दे आर नॉट डिटर्मिनिस्टिक नेटवर्क्स। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ दिस नेटवर्क विल बिहेव ओवर टाइम। तो ये प्रसंभावित तथ्य है, और कोई गारंटी नहीं हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, कोई प्रबंधक ये नहीं कह सकता है कि वादा दे सकता है कि इक्वल एक्सेस हो सकता है, कि समान अभिगमन हो सकता है। ये बिल्कुल प्रौद्योगिकी तौर से अचीव करना असंभव है। बिल्कुल। तो इसको अगर देखें 2 एस्पेक्ट से, एक तो कंपनियों के उससे हिसाब से भी देखना पड़ेगा, उनके पक्ष से, और जो यूज़र है उसके पक्ष से भी देखना पड़ेगा। प्रकाश खेरे, ये बताइए कि आप बरगद.org चलाते हैं, अगर कल को ये डिबेट वो टर्न ले लेती है जो हम नहीं चाहते हैं, अगर कुछ ऐसे तत्व इसको कंट्रोल करते हैं, तो आपकी वेबसाइट पे क्या असर पड़ेगा, आपके जैसे लोगों पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जैसे हमारे जैसे जो साइटें हैं, और ऐसी लाखों साइटें हैं,
लोगों के ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी और तरीके की साइटें हैं। लोग फोटोग्राफी के और भी आर्ट्स के अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए साइट्स बना के रखे हुए हैं। मतलब दुनिया आजाद अगर नहीं आप है, लेकिन इसको कम से कम इंटरनेट की दुनिया आजाद आप है इसको फिलहाल। बाजार के रूप में देखें तो हम लोग छोटे छोटे खोमचे वाले हैं। हमने कहीं कहीं अपना लगा लिया है, थोड़ा सा हमारा सामान है, बिक जाएगा, अपना हम चले जाएंगे। लेकिन जब आप इसको, इस इंटरनेट को जो आज पब्लिक इंटरनेट है इन अ वे, आप इसको जब इंटरनेट मॉल में तब्दील कर देंगे तो न सिर्फ हम उस दायरे से बाहर हो जाएंगे, बल्कि जैसे आप मॉल्स के इर्द गिर्द आप देखते हैं कि 400-500 मीटर का एक घेरा बना दिया जाता है और वो एक अदृश्य घेरा 2-4 किलोमीटर का हो जाता है, जहां पर हमारे जैसे लोगों की रसाई नहीं हो सकती। तो एक तो ये चीज़ है कि इंटरनेट मॉल नहीं बनने दिया जाए। दूसरा, मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट है। एक ये जहाँ से शुरू हुआ यूनाइटेड स्टेट्स से, वहाँ तुरंत रिजॉल्व हुआ, ये मैसिव पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ, डिबेट हुआ, कांग्रेस सीनेट सब कुछ। वहाँ भी जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है वो भी हमारे ट्राई की तरह एक अलहदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने टेलीविज़न पे आके, यूट्यूब पे आके कहा कि मैं चाहता हूँ कि नेट न्यूट्रलिटी हो और मैं दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एफसीसी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो करें। मुझे लगता है कि हमारी सरकार को भी कुछ इसी तरीके का कुछ ठोस पहल जो है करनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्राई पे दबाव दें, ठीक है, ट्राई जो कर रहा है अपना करे। और ट्राई पे भी हम क्या करें, ट्राई को जब पिछले बार जब लाखों लोगों के वो गए, उन्होंने डेटा सार्वजनिक कर दिए। तो अजीब सा एक हमारा, वो तो एक्सपर्ट रेगुलेटरी बॉडी है ना, उसको उसके अंदर टेक्निकल क्षमता भी होनी चाहिए, मैनेजरियल क्षमता भी होना चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को भी समझने की क्षमता होना चाहिए। और इतनी छोटी सी बात कि आप डेटा इस तरीके से ओपन कर दे रहे हो लाखों लोगों के, तो कभी कभी तो मतलब क्षमता पे ही हमें डाउट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। बहसें 2 साल से चली आ रही हैं और अभी आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में उल्टी धारा बह रही है, जबकि होना ये चाहिए था एक कॉर्पोरेट ड्रिवन सोसाइटी में, एक कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड पॉलिटिकल सिस्टम में, वहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी आज एक हकीकत है। बिल्कुल। लेकिन यूरोप जो कि वेलफेयर कैपिटलिज्म की बात करते हैं, और इंडिया जो कि एक वेलफेयर डेमोक्रेसी है, वहाँ पे हम अभी और भी उलझे बड़े हुए बड़े हैं। देश, ब्राज़ील से लेकर आपने यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल दिया, काफ़ी अच्छा, हाँ उन्होंने काफ़ी अच्छा इसको हैंडल किया है। लेकिन भारत में ये बहस क्यों अभी कॉम्प्लिकेटेड नजर आती है? हालांकि आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ तस्वीर है, बिल्कुल साफ तस्वीर है, ब्लैक एंड वाइट है, इसमें देखने की कोई बात नहीं है। निखिल पहवा, ये बताइए, निखिल पहवा, खासकर आपका शुमार उन लोगों में भी किया जा सकता है कि ये पूरी बहस जो शुरू हुई है, इसमें एक नई पीढ़ी तैयार हुई है उन लोगों की जो कि इंटरनेट की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, एक इंटरनेट की आज़ादी के कार्यकर्ता के तौर पर सामने आए। निखिल, ये बताइए फिलहाल कि ऐसे वक्त में जबकि साल अब ख़त्म हो रहा है और उम्मीद हम ये करते हैं कि नए साल के सूरज के साथ कुछ बेहतर चीज़ें हासिल होंगी, हमें आज़ादियाँ जो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, वो तो नहीं जाएंगी, बल्कि और ज़्यादा फ्रीडम की हम उम्मीद करते हैं। ऐसे में अभी आप देख रहे हैं कि जो TRAI का रोल है, वो जो पेपर्स लेकर आ रहे हैं, लोगों से कंसल्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, 6 लाख कमेंट्स बता रहे हैं कि उनके पास आए हैं, सेकंड पेपर जो है उनका, और सरकार, दोनों का रवैया आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कोऑपरेटिव है? क्या वाकई मंशा आपको ये लगती है कि बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, सरकार ने तो शुरू में ही बोल दिया था कि वो नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करते हैं। TRAI चेयरमैन जो थे उस समय के, तब उन्होंने काफ़ी अपोज किया था नेट न्यूट्रलिटी को। उसके बाद एक जो DOT का प्रोसेस था, उन्होंने भी काफ़ी हद तक नेट न्यूट्रलिटी का सपोर्ट किया था। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी भी हुई थी, उनके सामने हमने डिपोज किया था, उनकी अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। अब ये जो नया पेपर आया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लग रहा है कि ट्राई नेट न्यूट्रलिटी का सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने पहली बार ये बताया है कि ये जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है, जैसे कि ज़ीरो रेटिंग है, जो एयरटेल ज़ीरो था, जो फेसबुक का फ्री बेसिक्स है, उससे क्या डेंजर्स हो सकते हैं, वो उन्होंने स्पष्ट किया है इसमें। और उन्होंने, ऐसा लगा है कि वो निष्पक्षता की तरफ लीन कर रहे हैं। निखिल, इससे पहले कि आप अपने और आर्ग्यूमेंट्स दें, दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बता दीजिए, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में भी है खासकर उस आदमी को जो कि एंड यूज़र है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर अगर तस्वीर का पहलू इधर से इधर बदल जाता है तो उसके जो यूजेज है, जो वो इस्तेमाल करता है, उस पर क्या असर पड़ने वाला है? हाँ जी, तो जो आपके यूजर्स हैं उन पे ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर आज वो अमेज़ॉन को यूज़ करते हैं कुछ भी शॉपिंग के लिए, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन जैसे जो मोबाइल ऑपरेटर हैं, उनके पास ये फ्रीडम होगी कि वो आपको अमेज़ॉन यूज़ करने के लिए कम चार्ज करें, फ्लिपकार्ट यूज़ करने के लिए ज़्यादा चार्ज करें। तो आपको हर बार कहीं भी इंटरनेट पे कहीं भी जाने से पहले
ये सोचना पड़ेगा कि मैं उसका डेटा प्राइस कितना दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि कुछ साइट्स जो हैं वो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि वो आपके लिए सस्ती हो जाएंगी एक्सेस करने के लिए, उनका जो अपना चार्ज है वो अलग होगा, और कुछ साइट्स होंगी जो ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इससे क्या है कि जिन जिन वेबसाइट्स के पास ज़्यादा पैसा है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के अपनी साइट सस्ती कर पाएंगी, और इससे जो नई स्टार्टअप्स हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, जैसे अगर ऐसी चीज़ होती जब इंडिया में फ्लिपकार्ट शुरू हुई थी कुछ लगभग 6 साल पहले, तो और अगर अमेज़ॉन आके अपने आप को सस्ती कर देती तो कुछ नहीं कर पाता तो फ्लिपकार्ट अभी इतनी दूर तक नहीं पहुंचती। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो खरीदारी है उसके भविष्य पे भी सीधा सीधा असर पड़ेगा अगर हर चीज़ पे फ़र्क है। अगर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का है, जैसे कि अगर मेरी न्यूज़ साइट है उसको महंगी कर सकते हैं और जो दूसरी न्यूज़ साइट है उसको सस्ती कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि डेमोक्रेसी के हिसाब से जिस तरह की सोच आप पुश करना चाहते हैं उसके साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, और ये इसको बोलते हैं फिल्टर बबल। फेसबुक के बारे में काफ़ी कहा गया है कि जिस टाइप की न्यूज़ आप पढ़ते हैं उस टाइप की न्यूज़ आपको और दिखाई जाती है उस पर, जिससे कि आपकी सोच और एक ही तरफ की रहेगी, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू नहीं आ पाते हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस है। बिल्कुल। जी हाँ, पवन दुग्गल जी ये बताइए कि फिलहाल ये बहस तो हमने देखी कि अभी पूरे साल भर क्या चला, वही अभी हमने इस कार्यक्रम में भी अब तक वो डिबेट किया है, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक लोकतंत्र में सूचना जो है वो दरअसल सिर्फ सूचना नहीं है, और खासकर भारत जैसे देश में जहाँ के बेशतर लोग गरीब हैं वहाँ पर सूचना दरअसल सशक्तिकरण भी है, और खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत पिछड़ी सोसाइटीज से आते हैं जिनके लिए इंटरनेट एक ताकत का एक नया सिंबल बना है। हमने देखा अरब वर्ल्ड में क्या हुआ, वहाँ पर पूरा रिवोल्यूशन आ गया, उस पर बहस हो सकती है कि क्या हुआ, लेकिन इंटरनेट एक बड़ा गढ़ रहा, एक बड़ा केंद्र रहा। फिलहाल यहाँ से ये बहस कहाँ जा रही है, किसके पाले में जा रही है? देखिए, अब जो है बहस जो कहीं ना कहीं सीधा सरकार के पाले में जा रही है। सरकार के ऊपर अब दिशा निर्धारण करने की जिम्मेवारी आ गई है कि वो कौन सी पॉलिसी को अपनाना चाहती है। ये बात तो स्पष्ट है कि भारत के यहाँ एक जीता जागता संविधान है, और संविधान भारतवासियों को विशिष्ट प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उसी के अंतर्गत आपके जीवन जीने का मौलिक अधिकार है धारा 21 के तहत, और जिस बड़े पैमाने पर इसे इंटरप्रेट किया गया है, मुझे कोई भी शक शुबा नहीं है इस बात को बताते हुए कि इसी जीवन जीने के मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है आपका इंटरनेट के एक्सेस करने का अधिकार। क्योंकि जब आप आज के संदर्भ में इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तब आप एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ और जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो उल्लंघन होगा धारा 21 के तहत। तो जब इंटरनेट का एक्सेस आपके राइट टू लाइफ का एक इंटीग्रल रोल है, तब दायित्व ये बनता है सरकार के ऊपर कि सरकार कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा दिशा निर्देश ना लेकर आए जो लोगों से उनके जीवन जीने का मौलिक अधिकार छीन सके, या लोगों के मौलिक अधिकार जीवन जीने में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सके। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भारतवर्ष में हम लोग सबसे बड़े प्रजातंत्र हैं दुनिया भर के, इसलिए हर तरह की आवाजें यहाँ पर आनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था कि मेरे घर की चारों खिड़कियां खुली होनी चाहिए ताकि चारों दिशाओं से हवाएं आ सकें और मैं उनकी खुशबू को ले सकूं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि हम ये इंश्योर करें कि जो उपभोक्ता है उसकी जो चॉइस है वो उपभोक्ता के हाथ ही होनी चाहिए कि वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या एक्सेस करना है। तीसरी बात यह है कि सर्विस प्रोवाइडर्स को कमर्शियल या किसी और कंसिडरेशन के लिए आपको ये हैंडल नहीं देना है कि वो दिशा निर्धारण करेंगे कि लोग किस दिशा में क्या देखना चाहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ कहीं ना कहीं कानूनी पहलू जुड़े हुए हैं, लीगल पॉलिसी और रेगुलेटरी इश्यूज जुड़े हुए हैं। और जब आप नेट न्यूट्रलिटी की बात करते हैं तो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून और उसके विभिन्न से प्रावधान भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे नेट न्यूट्रलिटी पर, क्योंकि दोनों के अंदर आवश्यकता है एक सामंजस्य स्थापित करने की। तो मुझे लगता है और ज्यादा शोध और ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता है, जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल। विनीत गोयनका, दारोमदार सरकार पर है। कम से कम पवन दुग्गल ये कह रहे हैं पहले रोटी कपड़ा मकान के लिए भारत में लड़ाई होती थी, संघर्ष होता था, और अब जो है बैंक अकाउंट, इंटरनेट एक्सेस, कम से कम ये विश्वास है कि कुछ लोगों की जिंदगी तो शायद अगले फेज में दाखिल हो चुकी है जहां अब लड़ाई इसके लिए होगी। ये बात
इसमें ये सरकार में भी रियलाइजेशन है इस बात का। अब किस तरह से पवन दुग्गल जो कह रहे हैं कि मंशा आप ही कह रहे हैं कि सरकार की शुरू से ये है कि हम चाहते हैं कि बराबरी का हक मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लोगों को अधिकार मिले इंटरनेट का, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? देखिए, एक तो ये जैसे मैंने कि सभी का ये मानना है कि भाई नेट न्यूट्रलिटी होना चाहिए, उसके बिना जो है डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है। और हमने देखा है कि सीरिया हो, फिर अफगानिस्तान और ऐसे जो देशों में फ्री स्पीच नहीं होने से, एक पर्टिकुलर स्पीच करने से उसके फिर जो दुर्गति होती है, उसके जो हालत होती है, वो हालत सब जगह पे होता है। अब चाइल्ड है, नीदरलैंड है या यूएस है, इन लोगों ने इसको कर दिया है, जबकि यूरोपियन यूनियन ने नहीं किया। तो हमारे यहाँ पे भी बहस चल रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि करना पड़ेगा नेट न्यूट्रलिटी, और सरकार की भी मंशा मेरे ख्याल से लगती है कि भी सरकार भी करना चाहती है। अब ये जो है कि कॉस्ट वर्सेस अफोर्डेबिलिटी जी की जो बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाए, सरकार बनाए क्या सरकार स्पेक्ट्रम फ्री में दे दे, क्या सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपने यहाँ पे घाटा करके दे क्या, या फिर वो इंटरनेट को इतना कॉस्टली कर दे लेजर फेयर के नीचे कि भाई मेरा इतना खर्चा आता है तो मैं डेटा इस तरह से इतना कॉस्टली कर दूँ, ताकि उसमें फिर कितने लोग इंटरनेट को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ये सारी जो बहस है वो बहस तो हो रही है, लेकिन सरकार का अगर आपने माना तो सरकार ओटीटी में भी बिलीव करती है, आईएसपी टीएसपी ने दोनों ने नेट न्यूट्रलिटी माननी चाहिए, ये भी सरकार का एक बिलीफ है। अब ये बात है कि हमने सब ने मिल के थोड़ा प्रेशर भी बनाना चाहिए। मैं उसी पक्ष से हूँ जो पक्ष भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में है, लेकिन अगर हमने देखा तो नेट न्यूट्रलिटी का फायदा सबसे ज़्यादा हमको हुआ है, अन्यथा हम इस इलेक्शन में बात ही नहीं रख पाते अगर सोचो सरकार और बड़े प्लेयर अगर इसमें रखते। और इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम बहुत में सारी योजनाएं इस पर डिपेंड करती हैं। तो डिजिटल इंडिया के ये बारे में बात करना चाहती थी मैं और जी। दूसरा, भारत एक बहुत ही मैच्योर्ड डेमोक्रेसी रहा है। मुझे देखिए, अगर हमने देखा तो 1947 में हमारा जो हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद में सिर्फ वो जो 28 महीने या 30 महीने जो इमरजेंसी रही, उसके अलावा बाकी जो पीरियड था हमारे पे बड़ा मैच्योर्ड डेमोक्रेसी रहा। हमारे पे सत्ता हस्तांतर जो हुआ है उसमें कभी गोली नहीं चली है। इट वाज ऑलवेज अ ब्लडलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। बहुत ही मैच्योर्ड डेमोक्रेसी हमारी रही। तो इस डेमोक्रेसी के अंदर वॉइस को दबाना ये गलत होगा। हमने सबने मिलकर करना चाहिए। इसीलिए मैं कई बार आपके जैसे फोरम से ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी ये टीएसपी आईएसपीज हैं, उनको कहना चाहता हूँ, और आप खुमचे वाले नहीं है जो आपने कहा था, मुझे उस पर रिएक्ट करना नहीं, मैं स्टार्टअप्स के उस हिसाब से तो जितने भी स्टार्टअप्स है ट्रांसलेशन किया है हमने। तो बुद्धि जो होती है शरीर का तो बहुत छोटा हिस्सा होता है। तो मैं इस तरह से स्टार्टअप्स को उस शरीर के उस परसेंटेज में देखता हूँ कि वो बड़ा ही जायका होता है। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच कैन बी स्मॉल बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ। तो यानी खोमचे वाले बेचारे नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल उनके कारण तो जायका आता है। समय थोड़ा सा कम है। शारदा प्रसाद जी, ये बताइए, फिलहाल की बात ये हो रही है कि सबको बराबर अधिकार मिले, सरकार की मंशा भी इसमें नजर आ रही है, लेकिन जो कमर्शियल फायदा है उसमें क्या ऐसा भी हो रहा है कि बिना बताए यूजर को ये खेल इस तरह से बदला जा रहा है जिसमें पता भी ना लगे और सब कुछ बदल भी जाए? हाँ, बिल्कुल यही तो हो रहा है और यही तो डेंजर है। जैसे निखिल पहवा बोल रहे थे, मैं थोड़ा एक एनालॉजी दूँ, समानता दूँ। अगर दो दुकान है एक शॉपिंग मॉल में, अगर दो दुकान साइड बाय साइड हैं और एक दुकान सारे अपने ग्राहकों को बोलता है कि अगर आप हमारे दुकान में आकर खरीदते हैं, हम आपके पेट्रोल बिल, आपके घर से आने से पेट्रोल बिल हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, और दूसरा दुकान ये नहीं कर पाता है, तो वो अनइक्वल कंपटीशन है। परंतु ये देखना है कि ग्राहकों को जितना बेनिफिट मिलता है एक दुकान से करने के लिए, ये दूसरी दुकान को इतना नुकसान होता है या नहीं। जैसे ये जो गेम थियरी में, इकोनॉमिक गेम थियरी में बोलते हैं ना, दिस इज नॉट अ जीरो सम गेम, कि जितना नुकसान एक दुकान को होता है, दूसरे दुकान के ग्राहकों को उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है, उससे कम फायदा हो सकता है। दिस इज नॉट अ जीरो सम गेम, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन इकोनॉमेट्रिक थियरी, it's a very complicated multiplayer game. So losses of one party are not necessarily equal to the gains of another party. ये भी बात है, ये देखना तो ये है। फिर अब प्रौद्योगिकी तौर से पक्षपात, ये अंतर्जाल के जो शिल्प देख सकते हो, उसमें पक्षपात सहज रूप से इनबिल्ट है जी। तो आप कभी जो इक्वल एक्सेस है, जो समान अभिगमन है, बिल्कुल, वो कोई प्रौद्योगिकी तौर से इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्स करना असंभव है। चलिए, आखिरी 1 मिनट है, 30 सेकंड में ये बताइए प्रकाश, 2016 में क्या होते हुए देखना चाहेंगे आप इस बहस पे? मैं ये देखना चाहूँगा कि पहला चीज़ की ट्राई जो है वो मार्केट एब्यूज़ को, एक्सप्लॉयटेटिव जो टैरिफ्स हैं उन पर फोकस करे।
3G और 4G आप ला रहे हैं, बहुत बढ़िया है, उस पर आप फोकस करें, लेकिन 2G को अबंडन ना करें। तीसरा, आप इंटरनेट को किसी भी लेवल पे जब आप लिमिट करने की कोशिश करेंगे तो इंटरनेट के यूसेज पर उसका असर पड़ेगा और अल्टीमेटली वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जो आप फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो फायदा नहीं और होगा। डिजिटल इंडिया भी नहीं बन पाएगा। डिजिटल इंडिया ही नहीं, सारी चीज़ें, प्रदूषण का मान लीजिए ऐप है, तो वो ऐप मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? तो ये तमाम चीज़ों को देख के, और मुझे उम्मीद है कि ट्राई अब दूसरी बार कंसल्टेटिंग पेपर आया है, उसमें उन्होंने सुधार किया है, तो मुझे लगता है और जल्दी होना चाहिए, निखिल, लास्ट जल्दी वर्ड। होना चाहिए। एक चीज़ है, जिस तरह से इंटरनेट का मार्केट फंक्शन करता है, जैसे नई नई सर्विसेज आती हैं, पुरानी सर्विसेज सस्ती होती जाती हैं। एयरसेल ने जैसे अब 2G 64 kbps पूरे देश में फ्री कर दिया है, उसी तरह से जैसे 4G आएगा वो प्राइसेस नीचे गिराएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। तो इससे 3G की प्राइसेस कम होंगी, 2G की प्राइसेस कम होंगी। दूसरी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये जो ज़ीरो रेटेड सर्विसेज हैं या फिर जो प्राइस डिफरेंशिएशन की जो बात कर रहे हैं ट्राई, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में कोई मदद नहीं मिलने वाली है। उससे सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटर्स और ISPs का फ़ायदा होगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो गवर्नमेंट को देखना है वो है कि स्पेक्ट्रम प्राइसेस कैसे कम करें, जो राइट ऑफ वे है उसको कैसे सस्ता करें, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो NOFN रोल आउट हो रहा है उसको टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करने दें, जिससे जितना ज़्यादा इंटरनेट होगा उतना इंटरनेट सस्ता हो जाएगा लोगों के। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल पहवा आपका, विनीत गोयनका, प्रकाश खेरे, रवि शारदा प्रसाद और साथ ही पवन दुग्गल भी हमारे साथ मौजूद थे। तो साफ तौर पर कई जानकार जो हैं वो पश्चिमी देशों में ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक क्रोनी कैपिटलिज्म का एक नया अवतार है, एक नया तरीका है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंपीरियलिज्म जो है इंटरनेट के ज़रिए फैलाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद ये कर सकते हैं कि 2015 में जितनी आज़ादी हमें हासिल हुई है, जिसके लिए संघर्ष भी हमने किया है, 2016 जो है वो एक नई सुबह, एक नई रोशनी लेकर हमारे सामने आएगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।